स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास में चर्चित महत्वपूर्ण युद्ध। तो इनसे क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर आते हैं और भी युद्ध में अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हर कंपटीशन में से कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ लिखा है सिंध पर अरब आक्रमण, सिंध पर अरब आक्रमण या भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, ये हुआ था 712 ईडी में। 712 ईडी, ध्यान रखना, 712 बीसी नहीं है, ईडी। और ये आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम, MBK, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। और इस समय सिंध पर राजा था दाहिर, दाहिर राजा को इन्होंने हराया था। और पहली बार भारत में सिंध क्षेत्र पर जजिया कर इसी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। तो सिंध पर अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम या भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। और इसका वर्णन अली अहमद की पुस्तक चचनामा में है। अली अहमद की पुस्तक चचनामा में इसका वर्णन है। क्लियर बेटा, सिंध पर अरब आक्रमण को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाती है तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकंड और तराइन का थर्ड। केवल एक चीज आप कमेंट करेंगे कि जो तराइन मैदान है ना, वो कहां पर स्थित, तराइन कहां पर स्थित है। तो आप लोगों ने सुना होगा मोहम्मद गौरी और एक था महमूद गजनवी। तो आप सभी लोग जानते हैं मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया। महमूद गजनवी अलग व्यक्ति है जो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। ये भी याद रखेंगे आप लोग। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175। लेकिन उसका चर्चित जो युद्ध है वो तराइन का प्रथम युद्ध है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। इस युद्ध में गौरी की पराजय होती है, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना कि तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाती है। लेकिन सेकंड बार में दोबारा से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता है 1192 में। इसमें वो जयचंद का सहयोग लेते हैं, क्योंकि जयचंद की पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से उठा लाए थे। इसी कारण जयचंद मोहम्मद गौरी का सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और मोहम्मद गौरी युद्ध जीत जाता है, मोहम्मद गौरी। और बाद में आपको मालूम ही होगा कि अपने विजित क्षेत्र को 1206 में जब लौट रहा होता है अपने गुलाम को देकर कुतुबुद्दीन ऐबक को, उस समय इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना। तो भारत में मुगल वंश की नींव डालते हैं, इसी का गुलाम होता है। मुगल वंश नहीं, गुलाम वंश की नींव, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव इसी का गुलाम होता है। मुगल वंश नहीं बेटा, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर। तो तराइन का इस सेकंड बार भी क्लियर हो गया होगा। ये दोनों बातें, तीनों बातें क्लियर। अब आता तराइन का थर्ड बार। इसका नाम कई किताबों में नहीं मिलता, इसका वर्णन नहीं मिलता। तो ये होता है 1215 में, 1215 में इल्तुमिश या इल्तुमिश और किसके बीच होता है बेटा? एलदौज के मध्य, इल्तुमिश और एलदौज के मध्य होता है तराइन का
अच्छे से तैयार करिए, ये भी कई बार पूछा गया है, लेकिन कई किताबों में तराइन का थर्ड बार की जिक्र नहीं मिलता, तो आप इसको याद रख लीजिए, स्टार बना लीजिए, इंपोर्टेंट है। चंदावरी युद्ध, चंदावरी ये होता है 1194 में, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी किसको पराजित करता है? मोहम्मद गौरी पराजित करता है किसको? तो आप कहेंगे मोहम्मद गौरी पराजित करेगा किसको? जयचंद को पराजित करता है गौरी, ये बात याद रखेंगे। अब बता दिए पानीपत का फर्स्ट बार, पानीपत का सेकेंड बार और पानीपत का थर्ड बार। अब ये भी आप कमेंट कर दीजिए कि पानीपत कहाँ स्थित है, ये सब बातें तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पानीपत का फर्स्ट बार होता है 1526 में, और पानीपत का सेकेंड बार होता है 1556, और पानीपत का थर्ड बार होता है 1761। तो पानीपत का जो फर्स्ट बार है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। काफी लंबी कहानी है, लेकिन हमको अभी तो केवल इतनी याद रखना, बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी हारता है, इब्राहिम लोदी, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश समाप्त हो जाता है। और भारत में 1526 में पानीपत की युद्ध के बाद एक नए वंश की नींव पड़ती है, जिसको हम मुगल वंश कहते हैं, और बाबर मुगल वंश का संस्थापक और मुगल वंश की ये नींव डालता है 1526 में, पानीपत के फर्स्ट बार के बाद। क्लियर बेटा, याद रहेगा ये वाला पॉइंट तो, कि मुगल वंश की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? तो पानीपत के फर्स्ट बार के बाद में मुगल वंश की नींव पड़ी। बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हमारे काम का इतना ही पॉइंट है, इसलिए इतना ही आपको बता रहे हैं। पानीपत का सेकेंड बार ये होता है अकबर और हेमू के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य। अकबर एक बालक के रूप में इसमें भाग ले रहा है, और हेमू एक नमक व्यापारी होता है, गुजरात का काफी प्रसिद्ध नमक व्यापारी होता है, और कई युद्धों को ये विजेता होता है, लगभग 22 विजय कर चुका होता है, और ये लगभग 14वां शासक होता है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की होती है। तो इसकी आंख में तीर लग जाता है, घायल हो जाता है, बाद में इसको पकड़ा जाता है, और आप लोगों को मालूम है बैरम खान, ठीक है, जो इसके गुरु थे, वो इसका सर कलम कर देते हैं। अकबर के जो गुरु थे, मतलब जिन्होंने पालन पोषण इनका किया था, उसका सर कलम कर देते हैं। क्लियर है ना? तो इसका जब सर कलम कर देते हैं तो इस युद्ध में विजय किसकी होती है? अकबर की। अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का सेकेंड वार होता है, याद रखेंगे आप, अकबर और हेमू। अब बताइए पानीपत का थर्ड वार, ये होता 1761 में। इसमें ध्यान रखना कि मराठा सरदार होते हैं, और इधर कौन होता है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह नाम का शासक दिल्ली से मुगल वंश में भी आएगा, और ये होते हैं अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान से आता है। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, इसमें मराठा की पराजय हो जाती है, और इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि भारत में मराठा शक्ति का विनाश हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। अगली बात आती है प्लासी का युद्ध। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और प्लासी पश्चिम बंगाल में एक स्थित स्थान है। इसमें अंग्रेजों की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसको अंग्रेजों का मस्तिष्क कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। और इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, और प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता है। ये होता है 23 जून 1757। 23 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के 23 जून, जुलाई नहीं, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध।
सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब होता है, सिराजुद्दौला, युद्दौला। एक सुजाउद्दौला अलग होगा, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला होता है। और 23 जून 1757 को युद्ध होता है। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लासी कहाँ पर है? बंगाल में। इतनी बात आप याद रखेंगे अच्छे से। और इसी युद्ध के बाद इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर, नवाब सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला ने एक घटना और हो चुकी होती है जिसको ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कहते हैं 1756 में। तो काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना इसके समय में हुई, तो नवाब सिराजुद्दौला के समय। बक्सर का युद्ध होता 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटाट होता है। वेंसीटाट होता है, क्लियरली याद रखेंगे, बंगाल का गवर्नर वेंसीटाट होता है। बक्सर युद्ध के समय कई बार पूछा है। परिणाम ये होता है त्रिगुट बनाते हैं अवध के नवाब, मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब। ठीक है, ये त्रिगुट और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है जिसमें इस त्रिगुट को कौन हराता है? इस त्रिगुट को पराजय करता है क्या? अंग्रेज पराजय करते हैं। और इस युद्ध के बाद में 2 संधियां होती हैं, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765, जो कि इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती हैं। इसी के बाद होती है बक्सर के युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में आप ये 2 बातें कमेंट करेंगे कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन युद्ध लड़ता है और इस त्रिगुट में कौन कौन होते हैं। त्रिगुट में कौन कौन होते हैं और इस समय बंगाल का नवाब कौन होता है? क्लियर? ये तो बंगाल का गवर्नर है। तो काफी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को कमेंट करना है। अब आती है खनवा का युद्ध। ये खनवा का युद्ध हमने छोड़ दिया था, बाबर के समय का है। बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है और फतेहपुर सीकरी के निकट होता है खनवा। 1527 में होता है। चंदेरी का 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। इसके बाद में 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो फतेहपुर सीकरी के निकट है राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है और जिहाद का नारा लगाता है। खनवा फतेहपुर सीकरी के निकट है। 1527 में युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के विरुद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में मालवा के शासक मेदिनी राय के विरुद्ध युद्ध होता है 1528 में, जिसमें बाबर की विजय होती है। चंदेरी के शासक मेदिनी राय के विरुद्ध होता है। घाघरा का युद्ध, घाघरा एक नदी है, उसी के तट पर युद्ध होता है, इसी कारण इसका नाम घाघरा का युद्ध है। महमूद लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का भाई था, उसी के विरुद्ध युद्ध होता है। और मध्यकालीन इतिहास का वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, मध्यकालीन इतिहास का घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है, मध्यकालीन इतिहास का घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो कि जल और थल दोनों पर ही लड़ा गया है। ये आप याद रखना, प्रथम युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया है। क्लियर बताओ? वाटरलू, अब बता दिया वाटरलू का युद्ध। ये कई बार पूछा गया कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ, तो 1815। ये विश्व इतिहास का युद्ध है, विश्व इतिहास के टॉपिक का युद्ध है। यहाँ पे मैंने इसलिए ये इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वाटरलू का युद्ध 1815। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ब्रिटेन की तरफ से कौन लड़ते हैं? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। और फ्रांस की सेना की तरफ से नेपोलियन, जिसमें नेपोलियन की पराजय हो जाती है, उसको बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है। नेपोलियन हालांकि कई युद्धों का विजेता होता है, लेकिन इस युद्ध में हार जाता है। तभी तो कई लोगों की तुलना की जाती है भारत का नेपोलियन जैसे कि समुद्रगुप्त। तो नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। ये नेपोलियन कहाँ का है? फ्रांस का। तो ये वाटरलू के युद्ध में ये फ्रांस की तरफ से ये लड़ता है और बाद में इसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है और ब्रिटेन की ओर से ये लड़ता है। तो इसमें नेपोलियन की हार हो जाती है।
अब देखते हैं हम स्वेज नहर का युद्ध। स्वेज नहर मिस्र में है, आपको मालूम होगा 1956 से पहले जब कर्नल नासिर ने स्वेज नहर का जब राष्ट्रीयकरण किया, स्वेज नहर का जब नेशनलाइजेशन किया कर्नल नासिर ने, तो क्या हुआ कि 3 देशों ने एक त्रिगुट बनाया, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल। इन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया स्वेज नहर पर आधिपत्य पाने के लिए। तो ये स्वेज नहर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें इन त्रिगुटों ने आक्रमण किया था किस पर? मिस्र पर। ठीक है, तो स्वेज नहर का युद्ध कब हुआ? 1956। तो इन युद्धों की लगभग 15 युद्धों की हमने चर्चा की। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे उनके जवाब दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।